वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम ओवरऑल तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली नज़र आ रही है या हम ये कहें कि कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, जो उन्होंने फ़ैसला करना है असम्बलियाँ तहलील करने का। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसमें भी हमें थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ जो है अब फोकस जो है वो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तनकीद का, और अब ये दोनों चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं। एक तरफ असेंबलियों को डिज़ोल्व करना ताकि प्रेशर बढ़े इलेक्शंस के लिए, और दूसरी तरफ जो सारा बयानिया है, फोकस है, वो इस पे रखना कि जनरल बाजवा ने क्या किया या नहीं किया। इमरान खान साहब आजकल हर जो स्पीच होती है, हर जो गुफ्तगू होती है उसमें इसका ज़िक्र ज़रूर करते हैं कि NRO2 जो है वो जनरल बाजवा ने दिया। आज भी उन्होंने वकला से जब गुफ्तगू की, वीडियो खिताब उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि किस तरह नैब जो था, जब वो पावर में थे, वज़ीर आज़म थे, तो नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, उसको बार बार काम करने से रोका जाता था, और इसकी वजह जो थी वो जनरल बाजवा थे। इमरान खान साहब ने ये भी दोहराया, एक दफ़े फिर इल्ज़ाम लगाया कि NRO2 भी उन्होंने ही दिया है। साथ में ऑब्वियसली उनकी जो न्यूट्रलिटी का बयानिया है उस पर भी बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि उसमें तब्दीली आई है। वो अब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आप न्यूट्रल ही रहें, मुदाखलत ना करें, जबकि शुरू में ऑब्वियसली वो एक मुख्तलिफ बात करते थे। पंजाब का अगर ज़िक्र करें, जहाँ सारा ये मसला अब फंसा हुआ है असेंबलियों के तहलील होने का, तो काफ़ी एक इंटेंस सी हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, और गैर यकीनी भी कुछ नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की मुनसिलाई से एक दिन में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। सदर आरिफ अलवी भी काफ लीग की लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं, और इसी तनाजुर में फवाद चौधरी ने ये भी बयान दिया है कि जो अगले इंतखाबात होंगे, काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली हो सकता है जो PMLQ है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नेगोशिएट कर रही हो सीट्स के हवाले से, और कोई उनकी शरायत हों, जिन शरायत की बेसिस पर या कोई कमिटमेंट्स हों जो वो चाहते हों असेंबली तहलील करने से पहले। इस सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़ियाद, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी साहब, ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी आमिर साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, इमरान खान साहब की जो इस वक्त तनकीद है सारी, या जो बयानिया जिसको हम कहते हैं, उसका सारा फोकस इस वक्त जनरल बाजवा पे आ चुका है। बहुत कम अब वो जिक्र करते हैं, वो तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने कह दिया वो जो अमरीकी साजिश थी ना, उसकी अब ज़्यादा बात होती है ना, इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रलिटी की इतनी बात होती है। अब नाम लेते हैं और जनरल बाजवा की बात करते हैं, जो और उन्होंने डर्टी हैरी और इस तरह की गुफ्तगू करते थे वो भी अब सुनाई नहीं देती। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? पूरे तनाजुर में देखना होगा। एक जमाना था कि जब जनरल बाजवा और इमरान खान की बड़ी गाड़ी छना करती थी, बहुत कुर्बतें थी, और आपको ये बात भी हमें देखनी होगी कि जिस एंटी करप्शन नैरेटिव पे इमरान खान खड़े हुए हैं, एक जमाने में, मैं उससे पहले की बात करूं, जब राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो आर्मी का वो एंटी करप्शन नैरेटिव हुआ करता था। राहिल शरीफ साहब ने जो काम किया था वही कि उन्होंने अपने इदारे में बहुत ज्यादा लोगों को जो है अकाउंटेबल होल्ड किया था, सजाएं दिलवाई थी, और उसको फिर वो उनका पूरा आर्ग्यूमेंट होता था कि अगर हमें क्राइम को और टेररिज्म को खत्म करना है तो हमें करप्शन को खत्म करना है। अच्छा, उस मोमेंटम को बाजवा साहब ने जारी सारी रखा जब वो आर्मी चीफ बने, और उसके बाद हम देखते हैं कि पैनामा हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंतखाबात हुए, और हमने देखा कि इमरान खान साहब जो बढ़ती इक़्तिदार आ गए। जो शुरू का एक हनीमून पीरियड था, मतलब है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी का या फौजी क़यादत का और सिविलियन क़यादत का, वो बड़ा एक लोगों को एक खुशगवार हैरत हो रही थी, और बाद लोग ताने दिया करते थे कि जी एक पेज पर हैं। तो ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड है, मैंने और आपने देखी है, मैं कल की बात लगती है। फिर कहीं हुआ ये कि टुवर्ड द फैग एंड ऑफ द जो इमरान खान का आखिरी दौर था, उसमें ये लगा कि तरजीहात जो है बदल गई, और वो तरजीहात ज़ाहिर है कि जिस तरह इमरान खान की तो उस पर उम्मीदों पे, तवक्कुआत पे जनरल बाजवा साहब पूरे नहीं उतरे, तो हो सकता है कि जनरल बाजवा की तवक्कुआत पर इमरान खान साहब बहुत सारी चीजों में पूरे ना उतरे हों।
تو دونوں ہی قوتوں نے ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا مایوس کیا. کیا خان صاحب کو یہ سوٹ تو اس وقت کر رہا ہے کہ وہ صرف جنرل باجوہ پہ فوکس کر رہے ہیں، بٹ آپ کے خیال میں کیا لوگوں میں یہ مقبول ہوگی بات؟ کیا ان کو فائدہ ہوگا سیاسی جو صرف وہ فوکس کریں جنرل باجوہ پہ؟ عارفہ ایک بات ہے کہ عمران خان اس وقت مقبولیت کی لہر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، جس مقام پہ کھڑے ہیں اس وقت وہ جو بھی پوزیشن لیں گے، جو ان کے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. ایک اور اس میں آپ جملے کا میں اضافہ کر دوں، پھر آپ رضا سے پوچھیے گا. وہ یہ کہ بہت سارے لوگ عمران خان کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ عمران خان کے پاس کوئی بڑا ڈائنامک پروگرام ہے یا ان کے پاس معاشی مسائل کا سلوشن ہے. لوگ اس لیے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کے سامنے فورسز کھڑی ہیں وہ بہت زیادہ عوام کی نظر میں ڈسکریڈٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کا جو مطلب 5-10 سال کا نہیں تھا، 20 مطلب بچہ جو کہ 10 سال کا تھا وہ 30 سال کا ہو گیا، اور اس کو بتایا گیا کہ جی پیپلز پارٹی یہ کرتی تھی اور نون لیگ اور شریف خاندان یہ کرتا تھا. اب وہ بیانیہ بنانے والے بدل گئے، لیکن وہ جو جس کا یقین آ گیا، جس کے ایمان کا حصہ بن گیا، وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان کو بالکل. رضا صاحب آپ سر اب ذرا رضا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. جی رضا صاحب، آپ نے سنی عامر صاحب کی بات، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مقبولیت خان صاحب کی اس لیے ہے کیونکہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ شاعروں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں یا کم قابل قبول ہے. سر آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے عارفہ، میں یہ گفتگو سن رہا تھا، آپ کا سوال بھی سن رہا تھا، تو میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب واقعی ہی میں اس سال بہت مقبول ہوئے ہیں. مقبولیت کو انہوں نے کبھی میرے خیال سے ان کو اس لیول کی شاید پہلے نہیں ملی تھی جو ان کو ملی ہے. لیکن کیا اس مقبولیت کا آپ کو کوئی کاٹے بلانش، کوئی فری پاس مل جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کر دیں، آپ جو ہے سچ کو توڑ مروڑ کے پیش کریں اور آپ اسی ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں جو ادارہ آپ کو سیاست میں جس نے آپ کو پروان چڑھایا ہو، اقتدار کی پہ سیڑھیاں لگا کے مسند پہ بٹھا دیا ہو؟ آئی ایم سوری. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ اور پھر مقبولیت کوئی عارفہ اس چیز کی بھی گارنٹی یا اس چیز کا آپ کو لائسنس نہیں دیتی کہ آپ غلط بیانی کریں یا ہاف ٹروتھ پیڈل کریں. وہ کہتے ہیں کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی، وہ خود ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو جنرل فیض کی لیڈرشپ میں جو ISI تھی وہ اکتوبر 2021 تک چلا رہی تھی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے پاس نہیں تھی تو پھر وہ جنرل فیض صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے جو کہ ان کے معاون تھے اور ان کی گورنمنٹ چلا رہے تھے. انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ MNS کو لے کے آتے تھے لیجسلیشن کے لیے. جو چیئرمین نیب کے اوپر جو ویڈیو بنی اور جس طرح سے ایک خاتون کو وزیراعظم ہاؤس میں رکھا گیا، بشیر میمن کو بلا کے کہا گیا کہ آپ یہ کیسز بنائیں، یہ سب چیزیں پبلک ریکارڈ پر ہیں. اور یہ بار بار انہی کے جلسوں میں کہی ہوئی باتیں جو ہیں آسمانی صحیفے تو نہیں. وہ ایک سیاستدان ہے، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ پاور کے حصول کے لیے جو مرضی کریں، لیکن ہمیں جو سچ ہے اس کو سچ کہنا پڑے گا. جہاں پہ جھوٹ یا ہاف ٹروتھ یا نیم سچ یا نیم جھوٹ بات ہے اس کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ کوئی لائسنس نہیں ملتا کسی بھی رہنما کو کہ وہ بہت مقبول ہو. تو اس طرح ہندوستان میں مودی بھی بالکل ٹھیک. سر معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ذرا منیزہ جہانگیر صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں. ویلکم ٹو دا شو منیزہ صاحبہ. منیزہ صاحبہ، آپ نے دونوں کی گفتگو بھی سنی ہوگی. آبویسلی اس وقت جو زیادہ فوکس ہے، توجہ ہے، وہ عمران خان صاحب کے بیانیے سے زیادہ جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے کہ اسمبلی تحلیل کر پائیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب، کیا وہ کنونس کر پائیں گے چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ نہیں. اور یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب غالباً اسلام آباد آئے ہیں، ملاقات کریں گے، یہاں ملاقاتیں کریں گے، یہاں بہت اہم. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ کیا ول PTI، ول عمران خان پریویل اوور PMLQ؟ دیکھیے، جو مینڈیٹ ہے وہ تو PTI کا ہے اس وقت، جس کے تحت جو ہے پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر، اور یہ بات ان کو بخوبی واقف ہے. دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنگز پارٹی کہاں
ان کی درجنوں سیٹیں ہوتی تھیں اور آج دے ہیو بین ریڈیوس ٹو ویری فیو سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ آلسو 10 سیٹس ان دا پنجاب اسمبلی. تو جو چودھری پرویز لائی ہیں وہ اپنی سیاست کو نہیں دیکھ رہے, وہ مونے صلاحی کی سیاست کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے مونے صلاحی کی سیاست کو بچانا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ایونچولی جو عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں ان کو کرنا پڑے گا. اور ایک بات کا جو احساس ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہے, چونکہ وہ بار بار تقریریں بھی اس حوالے سے کرتے ہیں. مگر دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں فی الفور جو ہے فیصلے نہیں کرنے چاہیے, ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. پھر جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کچھ ترقیاتی کام ہیں, منصوبے ہیں جو نامکمل رہیں گے اگر ہم پہلے ہی اسمبلیز کو تحلیل کر دیں. سو ظاہر ہے اگر کوئی ان سے پوچھے تو وہ اسمبلیز تحلیل کرنا نہ چاہیں, مگر اگر عمران خان صاحب نے ٹھان لی ہے کہ جی ہم نے آگے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہی ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کنٹینیو کرے ایز چیف منسٹر. ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ قانون میں بہت سارے آپشنز ہیں, جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ جی ایک تو نو کانفیڈنس موشن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اپوزیشن جمع کرا سکتی ہے, اور ایک دفعہ وہ جمع ہو جائے تو کچھ دنوں تک کم از کم اسمبلیز تحلیل نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ گورنر جو ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر کو کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ آپ دکھائیں. اس کے لیے قانونی پیچیدگیاں ضرور ہیں, مگر یہ ایک آپشن ان کے سامنے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی صورتحال کو ایسے بگڑنے نہیں دے گی. وہ نہیں چاہے گی کہ اسمبلیاں, خاص طور پہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو جائے. تو وہ یہ تمام جو آپشنز ہیں قانونی آپشنز وہ ان کو آزمائے گی. اور جہاں تک ہماری اطلاعات ہے تو انہوں نے وکیلوں سے بھی مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اب کیا کریں گے اگر چودھری پرویز الہی جو ہے وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ جی میں اسمبلیاں ڈیزالو کر رہا ہوں. بالکل صحیح, اور یہی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا وہ سوچ رہے ہیں اس سارے معاملے پر. obviously اکانومی کے حوالے سے اس پہ ہم بات کریں. عامر صاحب, منیزیں کہہ رہی تھیں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ حکومت بھی اپنے آپشنز جو ہے وہ دیکھ رہی ہے پنجاب حکومت کی اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. اب پی ایم ایل این جس کو کہتے ہیں نا, ون کوڈ سے اسٹک بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. اسمبلیاں اگر ڈیزالو ہوتی ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے, اگر خان صاحب اسمبلیز نہیں بھی ڈیزالو کرتے تو جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ اردو میں کہتے ہیں نا یا فارسی میں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن, جو آپ نے انگریزی میں کہا ہے, تو وہی صورتحال اس وقت نون لیگ کی ہے. اور ظاہر ہے کہ جہاں پر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو عمران خان کا چیلنج ہے, ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے, اس سے کہیں بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کا ہے. اور جو بھی ہم وقفے کے دوران باتیں کر رہے تھے کہ جی ساکھدار بہت امیدوں سے آئے تھے اور ان کے بیسٹ بیٹسمین تھے کہ جی وہ پرفارم کریں گے اور وہ جناب ڈالر کو 200 روپے پہ لے کر آئیں گے, تو بھی لوگ کہتے تھے کہ غیر حقیقی دعوے ہیں, یہ اس کو آپ پورا نہیں کر سکتے. تو آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک جو ہے یہ کچھ بھی کہتے رہیں, یہ یقین ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ سوورن ڈیٹ ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان, یعنی کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل, جس کی سوورن گارنٹیز ہے وہ پاکستان واپس کرے گا. کیونکہ اس میں ہوتا بھی ہے کہ وہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ گدی سے نہیں پکڑ لیتے, عموماً رول اوور کر دیتے اگر آپ کی کیپیسٹی نہ ہو دینے کی. لیکن جو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کی لوگ بات کرتے ہیں وہ تو ہو گیا ہمارے ملک میں. وہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹیکنیکل ڈیفالٹ سے مراد یہ ہے کہ جناب آپ نے گارنٹیز دی تھی ملٹی نیشنل کمپنیز کو کہ آپ اپنا ڈیویڈنڈز جو ہیں یا پروفٹ جو ہیں وہ ریپیٹریٹ کر سکیں گے, باہر لے کے جا سکیں گے. مارچ سے روکا ہوا ہے انہوں نے زیادہ تر کمپنیز کا. اس کا جو ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کم از کم $1.5 بلین کا ہے. ایک جو نارمل ملک ہوتا ہے وہ اپنی امپورٹ کے بل کم از کم پے کر سکتا ہے. ہم نے $4 ارب کی یعنی کہ $4 بلین کی ایل سیز روکی ہوئی ہیں, اس سے زیادہ کی تعداد کی, جس میں یعنی کہ ہم ادرک اور لہسن بھی منگانے کے قابل نہیں بچے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایئر لائنز کو وہ جو ٹکٹ فروخت ہوتے ہیں اس کے کوئی 250 ملین کے قریب جو ہیں وہ ہم لوگ نہیں دے پا رہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ کے زمرے میں آ گیا. اس کی وجہ سے اتنی غیر یقینی صورتحال ہو گئی ہے مارکیٹس کے اندر کہ ظاہر ہے کہ ڈالر کی آپ نے 3 مارکیٹس کریٹ کر دی کہ انٹر بینک ہے, اوپن مارکیٹ ہے آفیشیل جس میں ڈالر نہیں مل رہا, اور پھر لوگ بلیک میں خرید رہے ہیں. کیونکہ بلیک میں خرید رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے جائز طریقے سے ریمیٹنسز بھیجنا بند کر رہے ہیں یا کم ہو گیا, اس کے اندر 14-15%, 16% تو کمی آ چکی ہے. تو اتنی یہ بھیانک صورتحال ہے, اور جتنا زیادہ یہ مطلب جیسے ابھی ایک
बड़ा मकबूल उन्होंने फैसला किया सागदार साहब ने कि 10 रुपए तेल की कीमतों में कमी कर दी, लेकिन ये उसी तरह का फैसला है कि जो इमरान खान ने किया था तेल की कीमतों में कमी करके, कि आपकी मईशत सपोर्ट नहीं कर सकती इन चीजों को। और तो होना ये चाहिए था कि आप जो है अगर बढ़ाए ना तो कम से कम जिस लेवल पर है वो रखें, और उसके साथ साथ आपको इकदाम जो 6 महीने पहले करने चाहिए थे, उसका डिस्कशन इन्होंने अब शुरू किया है। वो है कि जी अपनी बिल्कुल एनर्जी सही को सर। कम करना, यानी कि डे लाइट आप के अंदर आप दुकानें खोलें, आप डे लाइट मतलब सेविंग्स और वर्क ये फ्रॉम सब होम फैसले करें। जी मतलब उसमें एक सही। एस्टिमेट है कि $3.5 बिलियन आप कम, अगर 28 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं एनर्जी की, हम $3.5-4 बिलियन कम कर सकते हैं। तो इसी तरह पाम ऑयल की बिल्कुल आप जो है ठीक सर, इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं, दे आर मोर देन 3.5 बिल्कुल सर, बिलियन। ये तो फैसले बहुत उन्होंने सारे देर इकदाम कर हैं दिए। जो गवर्नमेंट अगर ने बिल्कुल नहीं किया। जी बिल्कुल सही जी। रज़ा साहब, यही जो ऑब्वियसली जो मुश्किल फ़ैसले हैं हुकूमत के लिए करने के लिए, और एक तरफ जैसे अभी जो आमिर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कीमत पेट्रोल की कम कर दी, दूसरी तरफ ये बार बार गुफ्तगू की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक तरफ जैसे मुनीज़ा साहिबा जिक्र कर रही थी कि वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि असेंबलीज ना टूटें, डिज़ोल्व ना हो पंजाब की। पर सर क्या एट द बैक ऑफ द माइंड क्या ये भी हो सकता है हुकूमत के दिमाग में कि अगर कहीं इलेक्शंस करने पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, और नवाज शरीफ साहब की जैसे इत्तला आ रही है कि वो वापस आने वाले हैं, इट कुड बी टू लीड द इलेक्शन कैंपेन? देखिए, बिल्कुल जहाँ तक उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है तो वो तो ये पब्लिक में तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, हो जाए इलेक्शन। अब जारी बात है, ये इस तरह के दबंग किस्म के बयानात जो होते हैं वो अपने मुखालिफिन, और इस केस में इमरान खान साहब की जो है वो उन्हीं को वो बता रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हुकूमत की इस वक्त जो सिचुएशन है, खसूसन जो मईशत की है, उसमें वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इलेक्शन में जाना, क्योंकि अगर तो इन हालात में वो इलेक्शन में जाते हैं तो यकीनन PMLN को बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और पंजाब में भी, जैसे कि हम ज़िमनी इंतखाबात में देख चुके हैं। और पिछले सेगमेंट में हम यही तस्करा कर रहे थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बेपनाह बड़ी है इस साल में। तो ये तो तयशुदा बात है कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि इसको मज़ीद खींचो, जितना आगे कर सकते हैं, अपने वक्त पर ही इलेक्शन हो। बल्कि वो तो ये भी र्यूमर्स छोड़ रहे हैं कि जी शायद असेंबलियों की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए, या धमकी है या र्यूमर है या जो भी, वो इस तरह की फीलर्स छोड़ते रहते हैं। बाहर कैफ उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो, ताकि उनको कुछ मौका मिल जाए हालात को स्टेबलाइज करने के लिए। मगर यहाँ पर मसला जो है वो ये अब नहीं रहा कि इमरान खान साहब क्या करें, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब के तो बहुत से कार्ड्स जो उन्होंने खेले वो यके बाद दीगरे फेल हो गए। अब ये आखिरी पत्ता है सूबाई असम्बलियों का जो उन्होंने खेल दिया नवंबर के आखिर में। सही अब वो सर। फिर कुछ 17 को उसके बारे में कोई और ऐलान करेंगे। वो अपनी सपोर्ट बेस को चार्ज रखना चाहते हैं। दर हकीकत वाकया कुछ ऐसा है कि खान साहब भी उनकी अपने जो इत्तेहादी हैं पंजाब में, और जो उनके अपनी पार्टी के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो नहीं चाहते कि फिल फॉर इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि उनको सूबाई हुकूमतों से जितना फ़ायदा उठाना है, डेवलपमेंट फंड्स निकालने हैं, वो किसी भी ठीक है सर। सूरत वो अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल जी। जी मुनीसा साहब, ये जो रज़ा रूमी साहब ने बात की, अब इसको आप किस तरह देख रही हैं? जो PMLN की तरफ से ये गुफ्तगू की जाती है या ये आइडिया फ्लोट किया जाता है कि जी इलेक्शंस जल्दी क्या, वो तो वक्त पे नहीं हो सकते, मईशत की सूरत हाल ऐसी है कि असेंबली की मुद्दत या हुकूमत की मुद्दत को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या इसमें आपके ख्याल में कोई सच्चाई है? और दूसरा ये कि इसकी कोई लीगल ऑप्शंस भी हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे इल्म है कि क्या लीगल ऑप्शंस हैं, तो ऐसा कोई कानून नहीं जिसके तहत ये असेंबली की टर्म्स को एक्सटेंड कर दें, अनलेस दे प्रोक्लेम एन इमरजेंसी। और उसके भी कुछ ज़ाब्ता अखलाक होता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप किन कंडीशंस के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान होगा कि आप असेंबलीज़ की टर्म जो हैं उनको आप मज़ीद 1 साल एक्सटेंड कर दें।
दूसरी तरफ ये है कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन PMLN और बाकी जमातें इकट्ठी मूव कर रही थी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो शायद इतने खुश नहीं थे, और उन्होंने ये पहले भी उनको कहा था कि शायद ये बेहतर है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले और उसके बाद जो हैं असेंबलीज़ जब अपनी टर्म पूरी कर लें तो हम इलेक्शंस करें, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करें। ये उनकी बहरहाल एक थिंकिंग रही, मगर बहरहाल बाकी पार्टी या जो दीगर लोग हैं उन्होंने उनको कन्विंस किया कि नहीं जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन ही एक वे फॉरवर्ड है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उन्होंने ये बात जो कही, जो हमारे सोर्सेज भी हमें बताते हैं, वो यही थे कि अगर आप इस साल बजट सख्त दे रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि जो अगला बजट होगा जून में जो आने वाला साल है उसके अंदर आप बजट जो है वो आप प्रो पीपल बजट दें और फिर आप इलेक्शंस के अंदर जाएं। मगर देखिए जो हालात बन गए हैं वो हम सबके सामने हैं। एक उम्मीद लगाई हुई थी कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो मदद कर देगा, UAE से मदद आ जाएगी, मगर वो मदद जो चाहिए थी वो अभी तक आई नहीं। ख़ुद इसहाक डार साहब ने कहा कि जी सऊदीज़ जो हैं वो अपनी विज़िट से मुंसलिक कर रहे हैं, जो वो लोन देना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पहले लोन का अनाउंसमेंट कर दें, बाद में आएँ। तो वो मदद उनको मिली नहीं। अब ख़ुद मिफ्ता साहब ये कह चुके हैं कि जो IMF का लोन है वो और जो बाकी लोन्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे अगर आपको IMF का लोन मिल जाता है, नेक्स्ट ट्रांशे आपको मिल जाता है, तो वो उससे मुंसलिक है। तो अब यही बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये मईशत को कंट्रोल ना कर पाए तो जून में ये क्या ये इस पोजीशन में होंगे कि ये प्रो पीपल बजट दे दें, और ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वेरी क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा वक्त है और इत्तला आ रही है, आई जस्ट टेक दैट इशू टू आमिर ज़ियाद साहब। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी जिक्र करना है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐलान कर दिया है छोड़ने का। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत अहम खबर है, इस पर भी बात कर लेंगे, और साथ में ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले पे क्या सोच रही है। आमिर ज़ियाद साहब आप कमेंट करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर यकीनन अहम आदमी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन याद रखें कि पीपल्स पार्टी को बड़े कदावर सियासत ने छोड़ा है। तो अमूमन ये होता है कि पार्टी प्रिवेल की, जब वो पार्टी से निकल गए तो उनका कोई इतना मौसर किरदार नहीं रहा। ये हम देख रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, फिर बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में हमने देखा, और अभी क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात ये कि तो सबसे जो मज़े में पॉलिटिकल कोई पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तनकीद का जितना भी रुख है वो नून लीग के ऊपर है, और नून लीग की मेक और ब्रेक लड़ाई होगी पंजाब में वर्सेस PTI। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी वो साउथ पंजाब में थोड़ा सा अपने गेंद एक्सटेंड कर सकती है, और उसकी जो टर्फ है अंदर इसकी रूरल सिंध की, देही सिंध की, वो इसी तरह महफूज है और मजबूत है। और गालिबन क्योंकि MQM बुरे हालों में और PTI इतनी मुनज़्ज़म नहीं है शहरी सिंध में, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी शहरी सिंध में भी अपनी खराब कारकर्दगी के बावजूद जो है वो 2-4 नशिस्तें ज्यादा ले ले। तो पीपल्स पार्टी में समझता हूँ बड़े सुकून से है, और बिलावल साहब की अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, उनका एक्सपोजर उनको अच्छा मिल रहा है, तो सब उनकी पांचों घी में है इन पूरे हालात में। कि अगर फर्ज करें इलेक्शन होते हैं, जो भी मलबा गिरेगा वो आप यकीन माने डार साहब पे गिरेगा, नवाज शरीफ साहब पे गिरेगा और नून लीग पे गिरेगा, पीपल्स पार्टी पे नहीं गिरने का। तो बड़ी जहानत से उन्होंने वो काम किया है। फिर आप देखें कि उनकी जो बिटरनेस है, तलखी है, वो PTI के साथ उतनी नहीं है। अभी जो आप उसी के इमरान खान तस्करा कह देते हैं, जरदारी पे भी तनकीद करते हैं, जरदारी साहब पे भी और बिलावल पे भी, लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो बैटल ऑफ पंजाब है, वो होनी है जनाब PTI और नून लीग के दरमियान। वहां पर इनके कले में नून लीग के शिगाफ पड़ चुका है। सेंट्रल पंजाब, मरकजी पंजाब में भी अगर आप देख लें, खुसूसन जो अगर यूथ की बात करें, नौजवानों में बात करें, कि वो लोग नहीं देखते कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मोरूसी सियासत है, कि जी भाई होगा, समधी होगा, बेटा होगा, भतीजा होगा, ये कैसी जमहूरियत है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, फिर जाली जमहूरियत है। बिल्कुल सही, माफ करिएगा आमिर साहब, यहाँ रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आमिर ज़िया साहब ने जिक्र तो कर दिया, पर सर अब कई दफ़े लगता है कि जैसे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कुछ कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। आज का ही आप वाक़या देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में बैठ के कहा कि हम तो रूस से तेल ही नहीं ख़रीद रहे। मुसद्दिक मलिक साहब कुछ दिन पहले कह चुके थे कि हम तेल ख़रीद रहे थे। फिर आज मुसद्दिक मलिक साहब को एक वो मतलब कि वो कहते हैं ना कि
क्लैरिफिकेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सारे उस मामले पर? जी देखिए, बात यह है कि उससे पहले कि मुसद्दिक मलिक की बात पे मैं कमेंट करूं, ये अभी जो खबर आ रही थी कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने क्विट कर दिया है पीपीपी में, इस पे जी जी, हाँ, मैं ब्रीफ कमेंट करना चाहता हूं आरिफा, कि मुझे बहुत ज़रूर दुख है ज़रूर। कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक ज़बरदस्त किस्म के यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन है, उस तरह के सियासतदान, बासूल किस्म के सियासतदान जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। और ये बड़े अफसोस का मकाम है कि उनका निकलना इस पार्टी से एक तरह का जुल्म है, और इस चीज़ की निशानदेही है कि हमारी बड़ी पार्टियों में डाइसेंट की गुंजाइश नहीं रही, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PPP हो, चाहे वो PTI हो। ज़रा सी कोई आप लाइन इधर से उधर हो जाए, पार्टी लाइन या लीडर की लाइन, ज़रा सी तनकीदी बात हो जाए, तो ये आलम हो जाता है कि अच्छे खासे एसेट्स को लूज़ कर दिया जाता है। देखिए खान साहब का, तरीन साहब के साथ जो मामला हुआ, या भी हाल में फैसल वाडा भी उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं, नवाज शरीफ की पार्टी में भी लोग बहुत सारे गए निकल कर, तो ये एक जुल्म की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सही लॉस है, सर। क्योंकि जी, मैंने कहा ये मैं एक कमेंट ऐड कर दूं। बाकी रही, हाँ, देखिए बाकी रही मुसद्दिक साहब के बयानात की, या जो दीगर ऑयल एंड गैस के मामलात, इकोनॉमी के मामलात, तो मैं आपको ये बता दूं, तासुर ये ब्रेथ आउट ऑफ इट्स विट्स दिखाई देती है और डगमगा रही है। इसकी माशी पॉलिसी, इसकी बहुत सारे जो अज़ाइम थे ठीक करने के मामलात को, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जी सही। जी मुनीज़े साहिबा, ये एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो जिक्र है ही सही, पर ये भी अब लग रहा है कि और इत्तेहादी भी कुछ खुश नहीं है, जिस किस्म की रेकोडिक के मामले के ऊपर अख्तर मेंगल साहब का रिस्पांस आया, या JUI फे का भी अगर आप देखें, अब कोलिशन को इकट्ठा रखना भी कहीं ये ना हो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए PMLN के लिए, उतना ही बड़ा जितनी मईशत है। नहीं जी, बहुत बड़ा चैलेंज है जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ रखना, और इसके ऊपर अख्तर मेंगल साहब ने अपनी पार्लिमानी अपनी जो कमेटी है, जो पार्टी की कमेटी है, उसकी इजलास भी बुला लिया है, और उन्होंने ये एक टॉक शो में कहा भी कि अगर इस तरह बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूसर्प करके सेंटर को दे दिया जाएगा, और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर और जो हमारा हक है हमारे वसाइल के ऊपर अगर वो हमारे से ले लिया जाएगा, तो फिर हम इस हुकूमत के साथ जो है नहीं रह पाएंगे। तो ये भी बात उन्होंने कही। JUI फे ने सेनेट के अंदर इसको भरपूर तरीके से इस बिल की अपोजिशन कही है, तो लाजमी है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके लिए ये गवर्नमेंट चलाना इतनी देर आसान नहीं होगा। बहरहाल अगले साल तक तो इन्होंने ये गवर्नमेंट जो है ये चलानी है। एक बात मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेनेट की कमेटी के वो चेयरपर्सन रहे हैं एज जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, और मैं समझती हूँ कि जो पिछले सालों में हम इतने सालों से कवर कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी को, और बहुत कम हमने वहाँ पे हरकत देखी है। मगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर ना कि सिर्फ ऐसे इश्यूज़ उठाए जो आम आदमी को जो है उससे जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने उन मुकद्दस गाय के ऊपर भी हाथ उठाया और उनसे भी सवालात किए जिसे बाकी सियासतदान पूछते हुए डरते हैं। जिस तरह बलोच स्टूडेंट्स को उठाया गया, और जो एहसास महरूमियाँ इसी से बढ़ती है ना, कि जब आप बलोच स्टूडेंट्स के ऊपर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप पर्चे कराएं, सेडिशन के पर्चे कराएं, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उनके भी केसेस उठाए, और कहीं और लोगों के उठाए। तो मैं समझती हूँ उनके अंदर एक जज्बा है और एक नेचुरल सिंपैथी है और अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ की, जो ज़्यादातर सियासतदानों में अनफॉर्चुनेटली अब हम नहीं देखते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का ये वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।